हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास से आपका जो है फास्ट ट्रैक बैच जो है अग्निवेश 1.0 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अपन सारी चीज़ों को फास्ट ट्रैक मोड में ही पढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक मोड इन द सेंस ऐसा है कि इतना मैं बता रहा हूँ कि आप अगर लेक्चर्स पूरे लेते हो, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है, जो है पीजीटी का है वो। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा। अभी अपन जो है मैं पीपीटी से ही पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें अभी पीपीटी से होगी। लास्ट में जब आपकी पूरी सिलेबस हो जाएगी फिर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स पढ़ाऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि आधा से ज़्यादा जो बच्चे रहते हैं, जब मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ तो नोट्स में जो कोड होते हैं, ठीक है, तो उन लोग क्या है कोड को ही पहले याद कर लेते हैं। और मैक्सिमम बच्चों का ये मैंने देखा है कि उन लोग क्या करते हैं, जब उनको कोड अवेलेबल हो गया तो उन लोग क्या करते हैं कि उसको डिकोड ही नहीं कर पाते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि वो जो है कोड को डिकोड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मेन जो मेजर रीजन मेरे को ये लगा कि उन लोग मेन चीज को ही पहले नहीं पढ़ते हैं। जब आप जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कुछ भी चीजों को पढ़े रहोगे, ठीक है, कुछ भी चीज़ों को जब आप पढ़े रहोगे तो उस कोड को डिकोडेशन करना आपको अच्छे से याद रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने समझाया था, अभी चरक संहिता की क्लासेस हुई। चरक संहिता में मैंने बहुत सारे टीकाकार के नाम बताए, उनको याद करने का टेक्निक बताया। अब उसमें से बहुत सारे 90% जो बच्चे हैं उन्होंने क्या है जल्प कल्प तरुण अगर मैं पूछ दूं, ठीक है, तो गंगा धारा है, ये मेरे को पता है। ठीक है, अब वही चीज़ को गंगा जल करके मैंने याद कराया है। अब गंगा जल, अब इसका क्या होगा, जल से क्या होगा, जल प्रकल्प तरुण ही होगा या दूसरे 2-3 और ऑप्शन रहेंगे, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अगर और कुछ भी दिया रहेगा तो ठीक है, जल प्रकल्प और कुछ करके, तो उस कारण क्या है बहुत सारे बच्चे ना कोड से डिकोड करने में बहुत ज्यादा उनको, मतलब बाद में उनको याद रहेगा, सब चीजें याद रहेंगी, ठीक है, लेकिन डिकोड ही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से मैं जो हैंड रिटन नोट्स हैं, बाकी स्टडी मटेरियल्स हैं, वो आपको मैं जब पूरी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी तभी मैं अवेलेबल कराऊंगा। अभी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं कराने वाला हूँ। सारी क्लासेस आपकी पीपीटी से होंगी और जो बच्चा पूरी क्लासेस लेगा उसको मैं अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला जो अध्याय है वो है दीर्घ जीवितम अध्याय। अध्याय चैप्टर्स के नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो पहला अध्याय का नाम क्या है, दीर्घ जीवितम अध्यायम। ठीक है, दीर्घ जीवितम अध्याय, ये पहला आपका चैप्टर का नाम। फिर अथ जो वर्ड है वो क्या है, मंगल सूचक वर्ड बताया गया है, क्योंकि ग्रंथ आदो मध्य अंते मंगलाचरण किया जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर भगवान आत्रेय तो उपदेश दे रहे हैं, तो तंत्र के उपदेष्टा जो हैं वो भगवान आत्रेय हैं। तो इसी के साथ साथ अपन 2-3 चीजों का जो है डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे कि उपदेष्टा और तंत्रकर्ता कौन है। तो फिर से मैं कुछ चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ, जैसे कि उपदेष्टा कौन है, पुनर्वसु आत्रेय हैं। तंत्रकर्ता कौन है, जिन्होंने क्या है वो कौन है, अग्निवेश है। प्रतिसंस्कर्ता कौन है, तो आचार्य जो चरक है, ठीक है, वो क्या है प्रतिसंस्कर्ता है, चरक प्रतिसंस्कृत है। और संपूर्णकर्ता जो क्या है आपके चिकित्सा स्थान में और सिद्धि स्थान और कल्प स्थान को मिली जो जोड़े थे वो कौन है, दृढ़बल। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ है, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है। तो दीर्घ जीवन की इच्छा से भरद्वाज आदि जो ऋषि है उनकी संभाषा हुई है, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपका उग्र तपा जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, तो भारद्वाज के लिए आया है। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है उग्र तपा जो वर्ड है वो किसके लिए आया है, तो भारद्वाज के लिए आया है। और ये जो अमरेश्वर वर्ड आया है वो किसके लिए आया है, इंद्र के लिए आया है। तो ये चीज को आपको याद रखना है। फिर जो आयुर्वेद का अवतरण है उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक ध्यान में रखिए, बड़ा इंद्र का भार। तो आपका वी से हो जाएगा ब्रह्मा, डी से आपका दक्ष प्रजापति, ए से आपका हो जाएगा जो ए से अश्वनी कुमार हो जाएगा, इंद्र से इंद्र और भारद्वाज। ठीक है, तो बड़ा इंद्र का भार, बी से आपका ब्रह्मा, डी से दक्ष प्रजापति, ए से अश्विन कुमार, इंद्र से इंद्र, ठीक, और भारद्वाज। तो ये आपको याद रखना है आयुर्वेद अवतरण के विषय में कोड। तो यहाँ पे ये आचार्य चरक के अनुसार चलेगा, लेकिन जब अपन सुश्रुत संहिता देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपका बस ये चेंजेस होता है कि आपका जो है इंद्र के बाद में जो ज्ञान प्राप्त किया है भगवान धन्वंतरी ने। ठीक है, तो फिर यहाँ पर से आपको क्या है आयुर्वेद का अवतरण रिकॉल हो गया। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है जो मैंने अवतरण बताया है वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक कोटेशन है उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान दीजिए।
तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो क्या है, आपके ब्रह्म संहिता के बारे में लिखा गया है, जो कि श्लोक सहस्त्रम यानी कि 1,00,000 श्लोक, अध्याय सहस्त्रम 1,000 अध्याय की कौन सी संहिता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो वो जो है ब्रह्म संहिता के बारे में बताया गया है। और ये जो ब्रह्म संहिता है वो सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व ही जो है अवेलेबल थी, ठीक है, जिसको क्या है ब्रह्मा ने स्मरण किया था। तो आयुर्वेद का जो अवतरण है वो सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व ही हो गए हैं, ये हमको क्या है यहाँ पे नॉलेज मिलती है। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो संभाषा हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है विघ्नीभूते यदा रोगा प्रादुर्भूता शरीरिणा। जब क्या है लोगों के शरीर में रोग उत्पन्न होने लगे तब इस संभाषा की उन्हें जरूरत महसूस हुई। तो जो भी श्रेष्ठ जन थे उनकी संभाषा हुई थी कहाँ, पार्श्व में हिमवता शुभा, ठीक है। तो ये मेनली आपका लोकेशन बताया गया है, पार्श्व हिमवता शुभा, ठीक है। इस लोकेशन में मेनली संभाषा हुई थी। तो इससे मेनली क्वेश्चन आता है, ये चीज ध्यान रखना। तो हिमालय के पार्श्व में ये संभाषा हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को कोटेशन दिखाई दे रहा होगा, अंगिरा जमद अग्नि वशिष्ठ कश्यपो भृगु। तो बस इतना चीज याद रखना है इसमें, ठीक है, कि ये जो है वो दीर्घ जीवतीय जो अध्याय है, ठीक है, उसके संभाषा के विषय में बताया गया है। तो कभी कभार क्या होता है आपका डायरेक्ट कोटेशन से आपका रेफरेंस पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहीं पर से क्या है कभी कभार जो है इतिहास के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि अगस्त ऋषि ये क्या है दक्षिण भारतीय हैं, कंकायन जो है वो यूनानी है, हिरण्याक्ष जो है वो यूरोपीय है और आपका पेंगिंग जो है वो चीनी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपका दम एंड नियम, इसका जो रेफरेंस है वो चरक में कहाँ पे आता है, तो इसका मेनली क्या है रेफरेंस जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। तो जो दम नियम से जो प्रमुख जो दम नियम वाले जो शिष्य जो आचार्य थे, ठीक है, या दम नियम जिनका जो है प्रमुख जो आचरण था वो आपके ऋषि कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका जो रेफरेंस है उससे ही सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट पेज में अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाला जो कोटेशन दिया गया है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो कोटेशन है एज इट इज लर्न करना है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसका रेफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका जो मूल माना गया है किसको माना गया है, देखो आरोग्य को बताया गया है। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है, आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष ये दे दिया जाएगा और आरोग्य को क्या है ब्लैंक करके पूछा जाएगा कि फिलिंग द ब्लैंक में ये क्या है करके। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल किसको बोला गया है, आरोग्य को कहा गया है। अब इसी से रिलेटेड एक जो है आपका लाइन आ जाता है, ठीक है, बट वहां पे आपका लिखा हुआ रहेगा कलेवरम। और जब क्या है आपको कलेवरम जो वर्ड है उससे रिलेटेड आपको जब लाइन मिलता है तो वो जो है भाव प्रकाश का कोटेशन है। तो ये आपको क्या है वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके नीचे देखिए यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे सहस्त्राक्ष है, सचिपति है, बलहंतार है, सुरेश्वर है, शतक्रतु है, ये सब क्या है इंद्र के पर्याय यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि शक्र है, ये भी इंद्र का पर्याय है। तो कई बार क्या होता है आपका क्वेश्चन पेपर में पर्याय देके पूछ लिया जाता है कि किसके लिए आया है, तो इंद्र के लिए आया है। फिर आपको ये जो कोटेशन है उसका रेफरेंस याद रखना है, पदे अल्पे मतेन बुधवा विपुलम परम ऋषे, ये जो है किसके लिए आया है, तो आपका जो है दीर्घ जीवितम अध्याय में मिलनी जो है ये कोटेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है मिलनी संभाषा का जो है यहाँ पे आपको वर्णन मिलता है कि अल्प ही पदों में जो है इंद्र ने जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो क्या है भारद्वाज ऋषि को दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए त्रिसूत्र जो है वो आपके सामने है। तो ये पूछा जाता है त्रिसूत्र किसको कहते हैं, तो हेतु लिंग औषध को त्रिसूत्र कहते हैं। इन्हीं को ही क्या है त्रिस्कंध कहा जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन है स्कंद त्रय का, तो स्कंद त्रय किसको कहते हैं, हेतु दोष और द्रव्य को, ये क्या है आपका स्कंद त्रय है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है, कि स्कंद त्रय पूछ रहे हैं, त्रिसूत्र पूछ रहे हैं, ठीक है, या फिर त्रिस्कंद पूछ रहे हैं। तो हेतु लिंग औषध के रूप में जो ज्ञान है वो इंद्र ने भारद्वाज को दिया, उसे क्या बोलते हैं त्रिसूत्र कहते हैं।
तो ये जो है आपके स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए कहा गया है। तो ये दोनों चीज को भी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। केवल आतुर जो है टिक नहीं करने हैं, वहां पे स्वस्थ भी आंसर जाएगा। तो वहां पे आपका बोथ ऑप्शन होगा, तो बोथ वहां पे करेक्ट जाएगा। तो ये चीज इसमें ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट पेज में अपन आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे आपका सो अनंत पारम त्रिस्कंद। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? त्रिस्कंद आ गए यहाँ पे, मतलब आपके त्रिसूत्र की ही बात हो रही है यहाँ पे, हेतुलिंग औषध की। यहाँ पे जो महामती पर्याय आया है वो अगेन भारद्वाज के लिए आया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि महामती भारद्वाज के लिए बोला गया है। तो इन्होंने क्या है, बिना कुछ छुपाए सारा ज्ञान दे दिया था, इस वजह से अनअवशेषण वर्ड आते हैं। तो ये रेफरेंस आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? फिर अपन नेक्स्ट पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इस चैप्टर में जो नेक्स्ट जो वर्णन है वो है आपका षट पदार्थ। अब जो है चरक के षट पदार्थ जो है उसका क्रम अपने को ध्यान रखना है। तो कई बार क्या है आपके एग्जाम में षट पदार्थ का क्रम ही पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका कोड याद रखना, सभी जीडी के सम, ठीक है। ये कोड से आपको जो है षट पदार्थ भी याद रहेगा और उसका जो सीक्वेंस है वो भी आपको याद रहेगा। तो स से क्या हो जाएगा? सामान्य, वी से विशेष, ठीक है, जी से आपका गुण, फिर डी से आपका द्रव्य, फिर के से आपका कर्म, ठीक है, और उसके बाद में सम से आपका समवाय, ठीक है। तो ये आपको जो है सभी जीडी के सम ऐसा करके कोड को याद रखना। तो सीक्वेंस के साथ में आपको षट पदार्थ याद रहेगा। फिर यहाँ पे देखो तंत्रोक्तम विधिम आस्थिता। तो ये जो वर्ड है वो क्या है आपके षट पदार्थ के लिए आया है कि इसमें जो है आस्था रखनी चाहिए करके। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं कि इसका रेफरेंस क्या है करके। फिर आपका बोला गया है लेभिरे परम समम जीवितम चाप्यम नित्वरम। तो आपको नीचे कोटेशन में इसका जो है आपको जो है आंसर मिल जाएगा कि ये जो वर्ड है वो किसके लिए आया है, आत्मा के लिए आया है या फिर आयुर्वेद के लिए आया है या फिर क्या है षट पदार्थ के लिए आया है, ठीक है। ऐसा करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका रेफरेंस क्या है, षट पदार्थ के लिए मिल लिया है। अब जो है षट पदार्थ यानी कि चरक के द्वारा जो पदार्थ माने गए हैं वो कितने माने गए हैं? 6, ठीक है। मतलब आयुर्वेद जो है 6 पदार्थ मानते हैं, लेकिन जो न्याय आदि जो दर्शन है वो कितने पदार्थ मानते हैं? 7 पदार्थ मानते हैं। तो 7वां पदार्थ वो कौन सा मान रहे हैं? तो उन्होंने क्या है अभाव को पदार्थ माने हैं। लेकिन जो आयुर्वेद है वो क्या है अभाव को पदार्थ नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं किसी भी भाव पदार्थ से ही हम चिकित्सा कर सकते हैं, किसी अभाव पदार्थ से हम चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद जो है वो आपका 6 पदार्थ मानते हैं और बाकी जो दर्शन है वो आपका क्या है 7 पदार्थ मानते हैं, 7वां अभाव को मानते हैं, ठीक है। तो ये एक जो क्वेरी है इसको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो विमर्श है वहां से आपका जो है क्वेश्चन आ जाता है, चक्रपाणी की कोटेशन है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिश्याय व्रण ज्वरा पंचतय विनिर्वंते रोगा केवल लंघनात्। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन उठता है कि कौन से मतलब आचार्य चक्रपाणी के अनुसार कौन से ऐसे रोग हैं जो लंघन से ही केवल ठीक हो जाते हैं। तो जो 5 रोग जो है वो चक्रपाणी ने माने हैं जो क्या है आपके लंघन से ठीक हो जाते हैं। कौन से वो 5 रोग हैं? पहला है आपका अक्षी कुक्षी प्रतिश्याय व्रण और ज्वर। तो ये जो 5 चीजें हैं उनको क्या है आपको रिकॉल करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन आता है वहां पे देखिए सर्वभूत अनुकंपाया। ये जो वर्ड है वो किसके लिए आया है? तो जो भारद्वाज थे इन्होंने सारा ज्ञान जो है वो आत्रेय को दिया, फिर आत्रेय ने अपने सभी प्राणियों की अनुकंपा करने के लिए ये जो ज्ञान है अपने 6 शिष्यों को दिया है। तो सर्वभूत अनुकंपाया जो आत्रेय हैं अपने 6 शिष्यों को जो ज्ञान दिए हैं उनके रेफरेंस में आपका ये जो है सर्वभूत अनुकंपाया जो है मिल आया है। अब ये जो 6 शिष्य हैं उनके नाम को याद रखने के लिए एक कोड आपको ध्यान रखना है। वो कोड क्या है? तो अभी जूते पर हरा छार, अभी जूते पर हरा छार। तो अ से आपका अग्निवेश हो जाएगा, भी से आपका भेल हो जाएगा, जूते से आपके जतुकर्ण हो जाएगा, पर से आपका पराशर हो जाएगा, हरा से आपका हारित हो जाएगा और छार से आपका छार पानी हो जाएगा। तो अभी जूते पर हरा छार, इससे 6 शिष्यों का आपको नाम याद रखना है।
अब इसके बाद नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बुद्धि विशेष न उपदेशांतर मुने, कि बुद्धि में विशेषता थी, मुनि ने कोई विशेष रूप से उपदेश नहीं दिया था, इसलिए तंत्रकर्ता प्रथम अग्निवेश। तो प्रथम तंत्रकर्ता कौन हुए? अग्निवेश। तो इसका रेफरेंस जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो लाइन है वो किसके लिए आ रही है? अग्निवेश के लिए आ रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अग्निवेश है उन्होंने पहला जो आपका तंत्र बनाया था उसमें क्या है, आपके अष्ट ज्ञान जो देवताएं हैं उनका मेनली जो है यहाँ पे आपका वर्णन आता है। तो आपका कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अष्ट ज्ञान देवता कौन है, ऐसे करके, या फिर आपका ये जो है आपका कोटेशन जो है वो दे करके, ठीक है, बुद्धि सिद्धि ऐसे करके आपका ये जो कोटेशन है वो दे करके सीधा पूछ लिया जाता है कि ये जो कोटेशन है वो किसके लिए आया है करके। तो ये जो कोटेशन है वो जो है अष्ट ज्ञान देवताओं के लिए आया है, बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमा दया। तो ये जो है जब अग्निवेश जो है अपने तंत्र का वाचन करते हैं तो ये जो अष्ट ज्ञान देवताओं हैं, ठीक है, उनका जो है रेफरेंस यहाँ पे आपका आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अपन आते हैं मेन टॉपिक की ओर आते हैं। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है आयुर्वेद की परिभाषा। सबसे पहला ये जो कोटेशन है एज इट इज आप लोग को लर्न करने हैं। इसका जो रेफरेंस है वो 1/41, ठीक है, चरक सूत्र स्थान, ये रेफरेंस आपको ध्यान रखने हैं। इस कोटेशन को एज इट इज लर्न करना है, इससे क्या है जो क्वेश्चन है वो सीधा उठ के आता है। फिर आपका जो है एक क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, यहाँ पे आपका जो है हित आयु एवं अहित आयु उसका केवल वर्णन किया गया है, ठीक है, लेकिन तो इसका जो वर्णन है वो सूत्र स्थान 30 में आपको मिलेगा। मतलब यहाँ पे सिर्फ नाम दिया गया है हित आयु अहित आयु करके, लेकिन हित आयु क्या है अहित आयु क्या है इसका जो पूर्ण रूप से जो वर्णन है वो सूत्र स्थान के 30वें चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कोटेशन यहाँ पे है, बट जो वर्णन है, ठीक है, हित आयु अहित आयु का, वो आपके सूत्र स्थान के 30 चैप्टर में आपका है, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आयु के लक्षण एवं उसके परिभाषा पर्याय के विषय में यहाँ पे बताया गया है। और ये जो कोटेशन है उसको अगेन आपको लर्न करना है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगा धारी जीवितम। अब इन लोग क्या करेंगे, जो धारी है, ठीक है, उसको क्या है ब्लैंक कर देंगे और आपसे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि ये किसके लिए आया है। तो ये जो है शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का जो संयोग है वही क्या कहलाती है, आपकी आयु कहलाती है। और यहाँ पे क्या है आपका नित्यक और अनुबंध, इसके पर्याय दे रखे हैं। नित्यक जो होता है ना वो आपका काल का भी पर्याय होता है। काल को क्या है 2 भागों में बांटा गया है, नित्यक और अवस्थिक। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन दे करके कई बार जो है आपका पूछा जा सकता है, तो कई बार आपका आंसर बोध भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको आंसर को ध्यान रखना है कि जो नित्यक है वो क्या है आपका काल का भी पर्याय है। और आगे आप जब देखेंगे तो चेतना अनुमृति जो है पर्याय आपको देखने को मिलेगा 10 मूली अध्याय में, 10 महामूली अध्याय में। तो जो आपका चेतना अनुवृत्ति ये भी क्या है आपका आयु का ही पर्याय है। अब धारी क्यों बोला गया है, क्योंकि ये जो है धारण करते हैं। जीवित क्यों बोला गया है, क्योंकि प्राण रहते हैं। अनुबंध क्यों, क्योंकि आयु का अनुबंध रहता है। और नित्य क्यों बोला गया है कि प्रतिदिन मेली जाती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या है शरीर वर्ड आया है, और जो शरीरी जो बोला जाता है ना वो आत्मा को बोला जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। कई बार अपन लोग सीधा शरीर बस पढ़ लेते हैं, शारीरी नहीं पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो शरीरी जो वो वर्ड आया है वो आत्मा के लिए आया है, जबकि शरीर जो वर्ड आया है वो 24 तत्व वाले शरीर के लिए आया है, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो देखो यहाँ पे आपका जो है आपका आयुर्वेद को जो है मेनली बोल रखा है। तो ये जो वेद है वो क्या है आपका पुण्यतम है और लोक उभयो हितम। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो किसके लिए हितकारी है। तो ये जो है आपका इहलौकिक भी है और परलौकिक भी है, ठीक है। तो आपका दोनों जो लोक है उसमें क्या है आपका आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो हितकारी बताया गया है। तो लोक उभयो हितम ये किसके लिए बताया गया है, आयुर्वेद के लिए बताया गया है। क्लियर। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो सड़ पदार्थ बताए गए थे, ठीक है, आचार्य चरक द्वारा, इनके एक एक के परिभाषा को जो है आचार्य चरक ने क्या है डिफाइन किया है। सबसे पहले आ रहा है आपका सामान्य और विशेष।
तो सामान्य और विशेष का जो डेफिनेशन है उसको आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम, मतलब जो चीज सिमिलर है वो क्या है आपका वृद्धि का कारण है, और जो क्या है विशेष है वो क्या है हास्व में कारण है। और पूछा जाता है प्रवृत्ति रुभ्यस्तु, ये किसके लिए आया है, तो ये जो है सामान्य विशेष के लिए आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो रेफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आपका जो है चक्रपाणी ने क्या है सामान्य और विशेष के मेनली 3 भेद किए हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य और आपका कर्म सामान्य। इसी प्रकार से आपका द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष, ये भी जो आपके विशेष के जो टाइप्स हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि जो पहले वाला जो कोटेशन देखा था वो आपके सामान्य के विषय में आया था, और ये जो कोटेशन है वो आपका क्या है गुण और कर्म के विषय में आए हैं। तो देखो ये वाला जो रेफरेंस है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहाँ पे आपका बोला गया है सामान्यम एकत्व कर्म, यानी कि एकत्व करने वाला जो गुण है वो क्या है आपका सामान्य को बढ़ाएगा। विशेष जो है वो क्या है पृथकत्व करने वाला होता है। तुल्य अर्थता जो है सामान्य के लिए आती है, और विशेष जो है क्या है उसका विपर्याय है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है तुल्य अर्थता ही, और आपका क्या है सामान्य को क्या है ब्लैंक कर देते हैं। तो जो तुल्य अर्थता का जो ज्ञान आया है वो आपके सामान्य के लिए आया है। ठीक है, तो ये कोटेशन एज इट इज आप लोग को लर्न करना है। तो इसमें से कोई भी चीज जो है वो ब्लैंक करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये क्या है सामान्य और विशेष के अर्थ में। ठीक है, और पहला जो है आपका वो क्या है आपका फर्स्ट पार्ट में वो गुण सामान्य के लिए बता रहे हैं, और जो सेकंड पार्ट है तुल्यार्थ, ठीक है, वो क्या है आपका कर्म सामान्य के लिए बता रहे हैं। फिर देखो विमर्श में यहाँ पे आपका क्या है न्याय वालों का एक नॉर्मल सा जो बात है वो यहाँ पे आपका बताया गया है कि जो नित्य होते हुए भी अनेकों में रहने वाला है उसको क्या है सामान्य कहा जाता है। तो कई बार क्या है आपको जो है रेफरेंस पूछ देता है नित्यत्वते सती अनेक अनुगते सामान्यम, ये जो रेफरेंस है वो दे करके आपको पूछ दिया जाता है यह जो है वो किसके लिए है, तो ये जो है आपके सामान्य के लिए है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है, तो त्रिदंड के विषय में बताया गया है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि त्रिदंड किसको बोलते हैं, तो सत्व, आत्मा और शरीर। तो ये क्या हो गए 3 डंडे हो गए जिसके ऊपर अपना शरीर जो है स्थित रहता है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है लोकस तिष्ठति संयोगात्र सर्व प्रतिष्ठिता। अब क्या करते हैं कई बार जो है ये जो लोक हैं उसको ही क्या है उन लोग ब्लैंक कर देते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि ये जो रेफरेंस है वो किसके लिए आया है करके। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये त्रिदंड के विषय में बताया गया है, और लोक जो वर्ड है वो यहाँ पे आपका लिखा गया है कि जो लोक है मतलब जो जीवात्मा युक्त जो शरीर है वो क्या है इन तीनों डंडों पे टिका हुआ है, और इसी को ही इन त्रिदंडों से रिलेटेड जो है वो आपका क्या है त्रिधातुज पुरुष माना जाता है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका बोला गया है सड़ धातु समुदिता लोक इति शब्दम लभते, ये जो है चरक शारीर का रेफरेंस है। तो ये जो है कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो लोक वर्ड है वो आपका अलग आ रहे हैं, वो जो है आपके सड़ धातु के समुदाय के लिए आ रहे हैं, और लोक तिष्ठति से जब आ रहे हैं तो वो क्या आपके त्रिधातुज पुरुष के लिए आए हैं, के लिए मेनली जो है आपका पूछा जा रहा है। तो कई बार आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें साइड में एक रेफरेंस दे दिया जाता है, तो उस रेफरेंस के हिसाब से जो है आपका आंसर जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज में अपन आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखो यहाँ पे आपका आयुर्वेद का अधिकरण यहाँ पे आपका बता रखा है। तो अपन जो है अधिकरण जो हम पढ़ के आए हैं त्रिधातुज पुरुष, उसके केस में यहाँ पे आपका बता रखा है सपुमान। तो इसका क्या है हमने जो पहले आपका त्रिधातुज जो पुरुष पढ़ के आया है उसका इन्होंने क्या है अधिकरण बताया है। तो उसके लिए क्या है यहाँ पे आपका जो है वेदो अयम संप्रकाशिता, जिसके लिए क्या है वेद जो है वो प्रकाशित किया जा रहा है। ये जो रेफरेंस है वो आपको ध्यान में रखना है कि अधिकरण किसको माना गया है। अब यहाँ पे अपन जो है नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है द्रव्यों का जो है गणना किया गया है। एक तो मानते हैं कारण द्रव्य और एक मानता है आपका कार्य द्रव्य। तो ये जो पहला आपका कोटेशन है खा आदि, यहाँ पे आपके कारण द्रव्य मिलेंगे यानी कि पंच महाभूत। तो आत्मा, काल, मन और दिशा, ये जो आपके 9 है वो आपके क्या है कारण द्रव्य बताए गए हैं। अब यहाँ पे आपका जो मीमांसा दर्शन है, वेदांत दर्शन है, उन्होंने क्या है 10 जो है कारण द्रव्य बताए हैं, और उन्होंने 10वां क्या माना है, तो आपका 10वां कारण द्रव्य तम को माना है।
तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका मीमांसा एंड वेदांत है उन्होंने 10वां कारण द्रव्य किसको माना है, तम को माना है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और चरक ने कितने कारण द्रव्य बताए हैं, तो 9 कारण द्रव्य जो है वो चरक के द्वारा माने गए हैं। तो ये जो कोटेशन है वो एज इट इज आप लोग लर्न कर लेना कि आपका खादीनात्मना कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, ये कोटेशन एज इट इज लर्न करोगे तो आपको जो 9 कारण द्रव्य है वो आपको याद हो जाएंगे। फिर आते हैं अपन लोग कार्य द्रव्य, वो आपके क्या है, शयेंद्रिय और निरेंद्रिय, इस तरीके से मेनली वर्णित है। तो जो आपके शयेंद्रिय द्रव्य हैं वो क्या है, आपके चेतन कहलाते हैं, क्योंकि वो अपने इंद्रिय से अपने चेतन को व्यक्त कर सकते हैं, उनको इस वजह से चेतन द्रव्य बोला गया है। और जो निरेंद्रिय है वो क्या है, अचेतन है। तो ये जो है कार्य द्रव्यों के बारे में आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज में इसको और डिटेलिंग से पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपका जो वनस्पति है उनको भी क्या है, चेतन द्रव्य में रखा गया है। क्यों चेतन द्रव्य में रखा गया है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपके दिए गए हैं। अब जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उसके एग्जाम्पल यहाँ पे आपके दे रखे हैं, जैसे कि तो यहाँ पे आपका जैसे कि लज्जावंती में क्या है, स्पर्श करने से वो क्या है, सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखो स्पर्श का एग्जाम्पल आ गया। फिर देखो सूर्यमुखी का जो फूल होता है वो सूर्य के अनुसार जो है घूमता है, तो यहाँ पे आपका क्या है, चक्षु का एग्जाम्पल आ गया। फिर आपका अगला बोला गया है कि हरफा बावड़ी में मेघ गर्जन, तो ये आपका क्या है, जो आपके कर्ण है उसका एग्जाम्पल आ गया। फिर आपका बोला गया है कि आम्र में मध्य डाल देने से फल की उत्पत्ति होती है, तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया, जीवा के एग्जाम्पल आ गया। फिर आपका बोला गया है कि जो आपका श्रृंगाल जो आपके वशा के गंध से क्या है, नींबू लग जाते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल आ गया, तो नोस का एग्जाम्पल मिलनी यहाँ पे आ गया। तो कई बार आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि जो लज्जावंती है, ठीक है, वो किस इंद्रिय को बता रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है स्पर्श को बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो 5 इंद्रिय हैं उनके चेतनता प्रकट करने की जो चीजें हैं उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आपका क्या है, जो कार्य द्रव्य है उसका क्लासिफिकेशन बताया गया है। हमने अभी पढ़ा चेतन और अचेतन, तो ये जो है 2 पार्ट उन्होंने किए। फिर जो चेतन है उसके यहाँ पे 2 पार्ट उन्होंने कर दिए, एक होता है आपका बहिश्चेतन, फिर है आपका अंतःचेतन। तो बहिश्चेतन के अंतर्गत आप लोग को ध्यान रखना है कि बहिश्चेतन के अंतर्गत जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज आता है, और अंतःचेतन के अंतर्गत आपका वनस्पति, विरुद्ध वनस्पति और औषधि आता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है, पर अभी फिलहाल के लिए आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है। और अचेतन जो द्रव्य है वो आपके प्राकृतिक और कृत्रिम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपके क्या है, गुण की जो है गणना की है आचार्य चरक ने। तो कितने गुण यहाँ पे वो मान रहे हैं, तो टोटल 41 जो है गुण यहाँ पे वो मान रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जो है स अर्थ, मतलब जो 5 इंद्रिय के जो गुण हैं, मतलब जो 5 इंद्रिय गुण हैं उसको क्या है, स अर्थ बोला गया है। गुरुवादी जो 20 गुरुवादी गुण हैं, जिनको क्या है शारीरिक गुण या द्रव्य गुण भी कहते हैं। और एक है आपका बुद्धि प्रयत्नांता, यानी कि बुद्धि से स्टार्ट हो रहा है और प्रयत्न पे अंत हो रहे हैं, यानी कि बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ये जो 6 गुण है उसको अध्यात्म या आत्मगुण कह सकते हैं। फिर आता है आपका परादी, जो 10 माने गए हैं, जिसकी आपको संख्या भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ वो कौन है इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जो आपके परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार, अभ्यास, ये क्या है आपके 10 जो है परादी गुण के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के ये जो 46 गुण हैं वो चरक के द्वारा माने गए हैं, मतलब 41 जो गुण है, ठीक है, वो क्या है आपके मेनली चरक के द्वारा माने गए हैं। तो इसमें से कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपका इंद्रिय गुण कितने हैं करके, तो आप क्या है स अर्थ पे मेनली जो है रुक जाओगे, ठीक है। तो जो स अर्थ होता है उसे ही क्या है मेनली आपके इंद्रिय गुण बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में गुरुवादी गुण न पूछ करके कभी वो द्रव्य गुण पूछ सकते हैं, कभी आपको शारीरिक गुण पूछ सकते हैं। तो आपको क्या है कि पर्याय भी जो है वो ध्यान रखने हैं। फिर जो 41 गुण यहाँ पे जो बताए गए हैं उसके अलावा हम जो आपके न्याय दर्शन जो मानने वाले हैं वो आपके गुण माने गए हैं, 24 गुण उन्होंने माने हैं, ये भी आपका संख्यात्मक है। फिर आपको एक पॉइंट और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सामान्य गुण यहाँ पे आपका बोला गया है। तो ये जो सामान्य जो गुण है किसको बोला जाता है, परादी गुण को बोला जाता है। तो ये चीज भी आपको क्या है ध्यान में रखना है। और आप लोगों को ये सारे गुणों की जो कोटेशन है उसको आपको एज इट इज यहाँ पे लर्न करना है। और नीचे मैंने जो है वांग भट्ट की जो गुणों की कोटेशन है वो भी प्लॉट कर रखा है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है।
इससे भी आपको जो है गुण वो है जो है याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे उनका कोटेशन है, गुरु मंद हिम स्निग्ध संलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा स सूक्ष्म विशदंती स विपर्या। ये जो है आपके गुरु मंद हिम स्निग्ध, ये जो है आपके टोटल 10 गुण बताए गए हैं और इसके अपोजिट जो है वो आपके 10 गुण हैं। तो इस तरीके से आपके जो है 20 गुरुवादी गुण आपको यहाँ पर से याद रखने हैं। तो इन गुणों की संख्या, इनके पर्याय, ठीक है, कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ पर से लर्न करने हैं। अब जो है इन गुणों के ऊपर कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे आपके अराइज होते हैं, वो भी चीज़ हम यहाँ पे अपन जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे चरक के टोटल 41 गुण देखे, ठीक है। न्याय वाले आपके 24 जो है गुण मानते हैं। वैशेषिक जो है वो 17th बताया है, यानी कि 17 बताया है। योगेंद्र नाथ सेन जो है वो 42 गुण बताते हैं। तो यहाँ पर जो है चरक के जो 41 गुण है वो, और प्लस क्या है आपका मान, इस टाइप से आपका टोटल क्या है 42 गुण जो है योगेंद्र नाथ सेन ने बताया है। तो इस प्रकार से जो है योगेंद्र नाथ सेन जो है वो आपके 42 गुण मानते हैं। तो कई बार आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका 42 गुण किसने माने हैं, तो आपके योगेंद्र नाथ सेन ने माने हैं। तो योगेंद्र नाथ ने क्या है योग कर दिया, मतलब एक एड ऑन कर दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या है 42 माने हैं। अब वांगभट्ट ने क्या है 27 ही गुण माने हैं। तो क्वेश्चन ये आता है आपका कि 27 गुण कौन से माने हैं। तो देखो 20 तो वो गुरुवादी गुण बताते हैं, ठीक है। 20 गुरुवादी गुण एज इट इज माने हैं, हमने अभी कोटेशन में भी देखा। 5 जो है इंद्रिय वाले जो गुण हैं, यश अर्थ गुण हैं, वो बता दिए। और एक जो है वो क्या है आपका वैवाही या विकासी। इस तरीके से इन्होंने 27 जो गुण हैं वो इन्होंने माने हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वांगभट्ट के 27 गुण कौन कौन से हैं और संख्यात्मक कौन से हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ जाता है हेमाद्री और कणाद, सब जो परादी गुण 10 मान रहे हैं, हेमाद्री और कणाद जो हैं वो आपके परादी गुण जो है वो आपके 7 ही माने हैं। तो इन्होंने 7 ही माना है, तो क्या जो है नहीं माना है इन्होंने। तो यहाँ पे आप कोड लिखना यस, ठीक है, YAS, ठीक है। तो YAS जो है इन्होंने नहीं माने हैं। तो जो है यास को इन्होंने नहीं माना है। युक्ति, अभ्यास और संस्कार, इनको क्या है उन्होंने नहीं माने हैं। तो युक्ति, अभ्यास और संस्कार, इनको क्या है उन्होंने परादी गुण में इंक्लूड नहीं किया है। इस प्रकार से उन्होंने परादी गुण की जो संख्या है वो 7 ही मानी है। तो अभी तक अपन लोगों ने गुणों के विषय में डिस्कस कर लिया। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो भौतिक गुण हैं वो कितने हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि आध्यात्मिक जो गुण हैं वो आपके 6 हैं। तो आपका आंसर इस टाइप से भी आपका बना सकते हो कि जैसे कि आपके 41 में से 6 माइनस कर दो तो 35 जो है वो आपके भौतिक गुण हैं। तो कई बार क्या है इस तरीके के जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो है आपका भौतिक गुण कितने हैं, तो आपके 35। अब इसके बाद में नेक्स्ट पेज की ओर अपन आते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कर्म का डेफिनेशन बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो कोटेशन है उसको भी एज इट इज लर्न करना है। कभी आपका कर्म को ब्लैंक दे करके आपका पूछा जा सकता है प्रयत्न आदि डैश चेष्टतम उच्यते, ऐसे करके। तो प्रयत्न आदि कर्म चेष्टतम उच्यते, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कोटेशन आपको एज इट इज आपको लर्न करना है। तो ये जो है आपके कर्म का लक्षण मिल गया। फिर कणाद ने क्या है आपके कर्म के जो है 5 भेद बताए हैं, कौन कौन से, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो है आयुर्वेद में पंचकर्म का क्या है विधान है, कि अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि कर्म जो है वो आपका क्या है संख्यात्मक रूप में क्या है, ठीक है, संख्यात्मक रूप में क्या है, तो ये आपका जो है आपको इसका आंसर करना है। सबसे पहला अगर आपको कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में आपको 5 आंसर करने हैं, क्योंकि पंचकर्म है कणाद वाला ऑप्शन, सब 5 में जाते हैं। तो कई बार क्या है रेफरेंस दे देते हैं तो लोक के बारे में, तो उस कंडीशन में आपके क्या है 2 कर्म हो जाएंगे, एहलौकिक और परलौकिक। कई बार क्या है 3 भी हो सकते हैं। 3 कैसे हो सकते हैं, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, इस प्रकार से 3 कर्म भी हो सकते हैं। तो ये चीज हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अपन जो है नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे आते हैं। इस पेज में देखो समवाय संबंध के विषय में बता रखा है। समवाय संबंध क्या होता है, तो समवाय संबंध ये बता रहे हैं जो भी द्रव्य हैं उनके गुण उससे पृथक नहीं हो सकते, वो उसका क्या है समवाय संबंध है। तो यहाँ पे आपका क्या है समवाय को अपृथक भाव दिया गया है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अपृथक भाव किसको कहा जाता है, तो वो जो है मेनली समवाय संबंध को कहा जाता है। तो इसका रेफरेंस जो है वो आप लोग ध्यान रख लेना कि अपृथक भाव जो है वो क्या है समवाय के लिए बोला गया है। फिर आपका बोला गया है स नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र नियतो गुणा,
मतलब ये जो है द्रव्य के साथ में हमेशा इनबिल्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई द्रव्य है वो बिना गुण के रहेगा। तो ये भी रेफरेंस पूछ सकते हैं कि ये जो है इसका रेफरेंस क्या है। तो ये भी क्या है, आपके समवाय के बारे में बोला गया है। अब देखो इसके नीचे विमर्श में एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जो आपका कल्कावली है, ठीक है, जो आपका हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन आ जाता है। कल्कावली है, उसके लेखक कौन है? तो श्री विश्वानंद पंचानंद भट्ट। इसकी ये टीका है, ये ध्यान रखना कि ये जो है कलिकावली के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो वैशेषिक दर्शन है वो समवाय संबंध को अयुत्सित संबंध बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि अयुत्सित संबंध या अपृथक भाव जो है ये वर्ड किसके लिए आया है? तो ये जो वर्ड है वो समवाय संबंध के लिए आया है। नेक्स्ट इसके बाद देखो आप, मतलब नेक्स्ट पेज में अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो द्रव्य का लक्षण दिया हुआ है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको आपको एज इट इज जो है लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तद्द्रव्यम। मतलब द्रव्य वो है जिसमें कर्म और गुण आश्रित है। मतलब किसी भी औषध के बिना या कोई भी चीज के बिना चिकित्सा नहीं कर सकते। मतलब कर्म और गुण दोनों ही जिसके आश्रित हैं उसे ही अपन क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा कि यहाँ पे आपको जो है द्रव्य को ब्लैंक कर देंगे और आपसे जो है कोटेशन डायरेक्ट पूछ लेंगे। कई बार क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये द्रव्य का क्या बता रखा है? तो द्रव्य का लक्षण बताया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये दो कोटेशन है वो है हमारे सामने है चरक की। तो कई बार क्या होता है रेफरेंस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो नीचे सुश्रुत का कोटेशन क्या है? यथा क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्यम। ये क्या है? सुश्रुत का कोटेशन है। तो जब आपको क्या है ये कोटेशन दे दे, ठीक है, तो आपको आंसर करना है सुश्रुत। फिर देखो द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचानाम। तो देखो यहाँ पे आपका लक्षण वर्ड आया है। तो जितने भी लक्षण वर्ड आता है ना, तो मैक्सिमम वो जो कोटेशन होता है वो आपका वैशेषिक की ही होती है। तो ये क्या है? आपका वैशेषिक दर्शन की कोटेशन है। ये जो है सुधार लेना, ठीक है, तय नहीं है, वो आपका वह है, ठीक है, वैशेषिक दर्शन की है। फिर उसके बाद में आपका बोला गया है रसादी नाम पंचाभूता नाम यद आश्रय भूतम तद्द्रव्यम। ये जो एक्सेट्रा जो आपका लिखा हुआ है किसका कोटेशन है? वो भाव प्रकाश का कोटेशन है, ये आप लोग को पता ही होगा। तो रसादी जो वर्ड आता है वो किसका रेफरेंस है? वो आपका भाव प्रकाश का रेफरेंस है, ये आपको याद रखना है। फिर देखो लास्ट में लिखा हुआ है क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। तो देखो लक्षण आते ही क्या है? वैशेषिक। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिसमें 90% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लक्षण आते हैं तो वो आपका जो है वैशेषिक आपका आंसर जाता है। तो ये आपका क्रॉस रेफरेंस है, ये कोटेशन के ऊपर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। सीधा आपका क्वेश्चन पूछते हैं कि ये रेफरेंस किसका है? चरक का है, सुश्रुत का है, वैशेषिक का है या भाव प्रकाश का है? तो आपको यहाँ पर से क्या है रेफरेंस जो है वो क्लियर रखने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है गुण की परिभाषा बताया रखी है। तो यहाँ पे आपका बोला गया है समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुणा। तो जो निश्चेष्ट होता है और समवायी कारण है वही गुण है। तो आपको क्या है निश्चेष्ट दे करके सीधा पूछ सकते हैं यह जो उपमा है वो किसके लिए दिया गया है? तो यह जो है आपके गुण के लिए दिया गया है। तो आपको यहाँ पर से ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट में देखो यहाँ पे आपका कर्म का लक्षण है, जैसे कि आपका द्रव्य का लक्षण बताया गया था। मतलब जो आपका नेक्स्ट पेज है उसमें यहाँ पे आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है अगर आपके पास यत्र आश्रिता वाला कोटेशन आ जाए और आपको पूछा जाए कि यह किसका लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है या कर्म का लक्षण है, तो जब तक आपको ध्यान नहीं रहेगी तब तक आप क्या है मिस्टेक करोगे वहाँ पे। तो वो तो क्या है आपका यत्र आश्रिता वाला द्रव्य का लक्षण था। यहाँ पे आपका कर्म का लक्षण बताया गया है संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्य आश्रिता। मतलब संयोग और विभाग में कारण है, साथ ही साथ में द्रव्य के आश्रित हैं, वो क्या है? कर्म है, जो कि न अन्य उपेक्षते, यानी कि जो कि दूसरे की उपेक्षा नहीं करता है। तो इसका भी रेफरेंस ध्यान रखना, न अन्यत अपेक्षते। ये किसके लिए बताया जा रहा है? कर्म के लिए बताया जा रहा है। और आपका संयोगम च विभागम च कारणम द्रव्यम आश्रित, इतना ही कोटेशन दे करके भी पूछा जा सकता है कि ये किसका लक्षण है? तो कर्म का लक्षण है। तो कर्म के विषय में हमने बात किया था ना कि कर्म जो है दो प्रकार के भी हो सकते हैं। तो देखो नीचे में दिया गया है यहाँ पे आपका अहलौकिक और परलौकिक, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे आपका जो सड़ पदार्थ का जो विवेचन है वो यहाँ पे आपका खत्म हो गया। यहाँ पे उसके बाद में चरक ने लिखा है इत्युक्तम कारणम। और क्या करते हैं कई बार इत्युक्तम कारणम इतने सा रेफरेंस दे करके आपको पूछा जाता है कि ये किसके लिए आया है।
कि पूछा जाता है कि आत्मा के लिए आया, शरीर के लिए आया, सड़ पदार्थ के लिए आया है कि काल के लिए आया है, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो आपके 6 पदार्थ बताए गए हैं, सामान्य, विशेष, समवायी, द्रव्य, गुण, कर्म, इनके बारे में इत्युक्तम कारणम जो वर्ड है वो मेनली आया है। ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट पेज में अपन आते हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखो, यहाँ पे आपका धातु साम्य त्रिदोष विज्ञान यहाँ पे आपका दे रखा है। तो कार्य अपन जब देखें तो चिकित्सा के पर्पज से, ठीक है, ट्रीटमेंट के पर्पज से कार्य क्या है हमारा? कार्य ये है धातुओं को साम्य करना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कार्य जो है वो ब्लैंक दे दिया गया, धातु साम्य इत्योच्यते। ठीक है, तो धातु साम्य इत्योच्यते ये आपको ऑप्शन में दे दिया गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर में जाएगा। तो ये जो है अपने लिए कार्य है, ठीक है, चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही क्या है आपका इस तंत्र का प्रयोजन है, क्योंकि अपने को क्या है अल्टीमेटली ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो निम्निष्ट जो धातुएं हैं उनको क्या है सिमिलर करेंगे। तो क्या है तंत्र का प्रयोजन, ये चीज यहाँ पे बताया गया है। तो तंत्र के प्रयोजन में आपका आंसर क्या आ जाएगा? धातु साम्य क्रिया जो है वो आपका तंत्र का प्रयोजन बता रखा है। अब इसके बाद में देखिए, जो रोग जो है उसके उत्पन्न होने के कारण यहाँ पे बता रखे हैं कि किस कारण से जो है रोग उत्पन्न होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके 3 कारण का वर्णन है। कौन से हैं? काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ। तो आपका काल, बुद्धि और इंद्रियार्थ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि इंद्रियार्थ का अयोग, अतियोग और मिथ्या योग, ये जो है आपका हीन योग नहीं होता है। ठीक है, ये चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आपको कई बार ऑप्शन दे करके पूछा जाता है कि इसमें क्या नहीं है करके। ठीक है, तो हीन योग जो है उसमें नहीं है। अयोग, अतियोग, मिथ्या योग, इन तीनों को क्या बोला जाता है? त्रिविध हेतु संग्रह। तो ये भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि त्रिविध हेतु संग्रह, ये जो वर्ड है वो किसके लिए आया है? काल, बुद्धि, इंद्रियार्थ। काल का अयोग, अतियोग व मिथ्या योग होना। फिर यहाँ पे आपका लिखा गया है ना, द्वय आश्रयाणाम व्याधि नाम। तो 2 आश्रय क्या है व्याधि के? तो 2 आश्रय क्या है? शरीर और मन। ऐसा नहीं है कि मन में व्याधियां नहीं होती, मन में भी होती है और शरीर में भी होती है। तो इन दोनों जो आश्रित व्याधि हैं उनके जो रीजन है वो 3 ही जाएंगे। तो त्रिविध हेतु संग्रह जब आपको पूछा जाता है तो यहाँ पे आपका ये आंसर जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट पेज में आपका रोगों का आश्रय बता रखा है। तो इसको हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया। शरीर और मन ये क्या है, दोनों आपके रोगों के आश्रय हैं। तो आपसे जब व्याधि का आश्रय पूछा जाए तो आपको आंसर 2 करना है। फिर आपका बोला गया है तथा सुखा नाम योगस्तु सुखा नाम कारणम सम। मतलब अयोग, अतियोग व मिथ्या योग हो रहे हैं तब तो रोग होंगे, लेकिन अगर संयोग हो रहा है यानी कि समयोग हो रहे हैं तो क्या रहेगा? सुख रहेगा। तो आपको जब सुख का कारण पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। और व्याधि के जब कारण पूछे जाए तो वो क्या है आपके 3 होंगे। अब ये जो कोटेशन है वो क्या है आपके परमात्मा के लक्षणों को बताने वाला कोटेशन है। यहाँ पे आपका क्या है परमात्मा के लक्षण बताए जा रहे हैं। निर्विकार परस्त आत्मा सत्वभूत गुणेतु इंद्रिय। एक तो आप क्या है इसका रेफरेंस याद रखना। ठीक है, शारीर स्थान का ये जो है कोटेशन है, सॉरी शारीर स्थान की कोटेशन नहीं है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप क्या है शारीर स्थान जो है टिक करके आते हो, जबकि ये शारीर स्थान का कोटेशन नहीं है, ये सूत्र स्थान का कोटेशन है। और ये क्या है परमात्मा के स्वरूप के विषय में बताया गया है। ठीक है, चैतन्यम ही कारणम। ठीक है, ये आत्मा के लिए लिखा गया है। नित्यो दृष्टा पश्यते ही क्रिया। तो ये जो लिखा गया है ना वो क्या है आत्मा के लिए लिखा गया है। ये जो है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये रेफरेंस किसका है? आत्मा के लिए लिखा गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसी से रिलेटेड एक और लाइन है। ठीक है, निर्विकार परस्तु आत्मा सत्वभूता नाम निर्विशेषा। ये जो कोटेशन है ना वो आपका क्या है शरीर स्थान की है। यहाँ पे निर्विकार परस्त आत्मा सर्वभूता नाम निर्विशेषा, ये जो है आपका शरीर स्थान का है, जबकि यहाँ पे आपका बोला गया निर्विकारा परस्त आत्मा सत्वभूत इंद्रिया, सत्वभूत गुणेन्द्रिया, ये जो है आपका क्या है सूत्र स्थान का है। तो ये दोनों चीजों को कंपेयर करके आपको याद रखना है। तो रेफरेंस है, गलत नहीं करना है आपको आंसर। दोनों लगती सिमिलर है, पर एक जो है आपका सूत्र स्थान का कोटेशन है पहला वाला। ठीक है, और यहाँ पे आपका सर्वभूत आत्मा निर्विशेषा, ये क्या है आपका शारीर स्थान का कोटेशन है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका बताया गया है त्रिदोष के विषय में बताया गया है। तो त्रिदोष की चर्चा आचार्य चरक ने फर्स्ट चैप्टर में ही कर दी है, और ये यहाँ पे इसका क्या है गुण बता रहे हैं। साथ ही साथ में
तो यहाँ पे आपका बोला गया है वायु पित्त कफश्च ओतः शारीरो दोष संग्रह। तो इनको क्या है, शारीरिक दोष बोले हैं। तो शारीरिक दोष कितने हो गए अपने पास, 3। फिर आपका बोला गया है मानसा पुनरुद्दिष्टो रज तम एव च। मानसिक दोष कितने हो गए, 2। हम आंसर करके आते हैं 3। ठीक है, हम वहाँ पे क्या है सत्व को भी वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो 3 जो है वो रॉन्ग आंसर है, केवल रज और तम जो है वो मानसिक दोष है। तो शारीरिक दोष जो है वो 3 है, ठीक, और मानसिक दोष जो है वो 2 ही बताए गए हैं, रज और तम। अब ये तो है चरक की कोटेशन। अब ऊपर देखो, यहाँ पे आपका सुश्रुत का जो है रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, सुश्रुत का जो कोटेशन होता है उसका रेफरेंस इस तरीके से आता है, वात पित्त श्लेष्म उष्मणा देह संभाव हेतवा। ठीक है, तो वात श्लेष्मणा देह संभाव हेतवा। तो यहाँ पे आपका देह संभाव जो वर्ड है उससे आपको याद रखना है कि ये सुश्रुत की कोटेशन है। फिर देखो नीचे चरक शारीर की कोटेशन है, जो यहाँ पे आपका लिखा है शरीर दोषा वात पित्त श्लेष्मणा। तो यहाँ पे आपका शरीर दोषा, शरीर दोष जो वर्ड आते ही चरक की कोटेशन है। देखो यहाँ पे भी आपका शरीर दोष लिखा हुआ है, पर ये जो कोटेशन है वो आपका सूत्र स्थान का है, और ऊपर वाला जो कोटेशन है वो आपका शारीर स्थान की है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में नीचे देखिए, यहाँ पे आपका सारंगधर की कोटेशन आपको देखने को मिलेगा, पित्त पंगो कफ पंगो पंगो मल धातवा वायु यत्र निर्यंते तत्र गंछति मेघवत। मतलब जो है वायु ही इनको क्या है चलायमान रखती है, वो जहाँ पे ले जाए वहाँ पे ये चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है आपका सारंगधर का रेफरेंस है, ये आप कोटेशन आपको ध्यान रखना है। और फिर देखो नीचे वांगभट की जो कोटेशन है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वायु पित्तम कफश्योति त्रयो दोष शमाशतः। शमाशतः ये जो वर्ड है इससे आपको क्या है वांगभट की जो कोटेशन है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये कोटेशन को भी आपको ध्यान रखना है। ये कोटेशन आपका आया हुआ है एज इट इज, जो कोटेशन है वो आया हुआ है कि इसका रेफरेंस क्या है करके। तो यहाँ पे आपका चरक सुश्रुत वांगभट, ठीक है, तीनों का जो है कंपैरेटिव मैंने यहाँ पे आप लोग को बता दिया, और साथ ही साथ मैंने आप लोग को सारंगधर का भी यहाँ पे बता दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या है छोटा सा चिकित्सा सूत्र बताया है कि प्रशाम्यति औषधः पूर्वो। पूर्वो का मतलब जो सबसे पहले वर्णित किया गया है, मतलब जो शारीरिक दोष। तो शारीरिक दोषों की चिकित्सा में क्या बताया गया है कि जो दैव और युक्ति व पाश्रय चिकित्सा करेंगे, और अगर किसी का मानसिक दोष है उसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि से। ठीक है, दैव उपाश्रय चिकित्सा है उसका कोटेशन यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो। तो ये जो पूरा कोटेशन है वो आप लोग लर्न कर लेना, क्योंकि कभी कभार ये पूछा जाता है कि उपवास जो है वो कौन से चिकित्सा का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो कोटेशन है ना वो आप लर्न जब तक निकल लोगे तब तक जो है आप हटा नहीं पाओगे चारों जो आपके ऑप्शन है उसमें से। ठीक है, तो ये कोटेशन आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये कोटेशन आप लोग को लर्न करना है कि यहाँ से आपका मंत्र औषधि मणि मंगल बलि उपहार होम नियम प्राश्चित उपवास स्वस्ति प्रणिपात गमन आदि, ये जो है आपके दैव उपाश्रय चिकित्सा के पार्ट हैं। अब ये जो आपका रेफरेंस दिख रहा है, जो आपका ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, ये तो अपन क्या है चरक का पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वांगभट है उन्होंने क्या लिखा है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। तो ये क्या है आपके वांगभट का रेफरेंस है। तो ये चीज आप लोगों को क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज में तीनों दोष हैं, उनके गुण यहाँ पे बता रखे हैं। अब इनके गुण देखो क्या है, तो आपको जो है तीनों के अनुसार जो है आचार्यों के अनुसार जो है कोटेशन आपको याद रहना है। ठीक है, तो जो है जैसे पहले आपका जो है वांगभट का जो कोटेशन है वो छोटा रहता है, इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लर्न करते हैं, जैसे कि तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म शल अनिला। ये जो है आपका वांगभट का जो कोटेशन है वो आपको एज इट इज लर्न करने हैं। तो ये जो है अपन जब आपको ये छोटा कोटेशन याद रहेगा तो अपन क्या है चरक का जो कोटेशन है वो कंपेरेटिव वे में अपन याद रख सकते हैं। तो जो वांगभट का जो कोटेशन है उसको आपको गुणों के फॉर्म में याद रखना है, ताकि गुणों से कभी भी क्वेश्चन आए तो आप क्या है इसे सॉल्व कर सको। ये जो गुण है वो आपका वात का है, पित्त का है या कफ का है करके। अब देखो यहाँ पे आपके आचार्य जो चरक है उन्होंने 7 गुण का वर्णन किया है यहाँ पे, लेकिन जो वांगभट जी हैं उन्होंने 6 गुण को बताया है। तो उन्होंने कौन सा गुण नहीं माना है यहाँ पे उसको आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या है विशद गुण को यहाँ पे नहीं माना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन है कि कौन से गुण को जो है आचार्य जो वांगभट है उन्होंने नहीं माना है, तो उन्होंने विशद गुण को नहीं माना है। चरक में एक जगह आपको दारुण गुण भी आपको देखने को मिलेगा, चरक में वात कलकली अध्याय में।
तो दारूण गुण को क्या है आचार्य चरक भी मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चरक जो है वो एक्स्ट्रा मानते हैं वांगभट से। और ये जो कोटेशन है बाकी आपके गुणों की वो क्या आपके सिमिलर ही है। नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं, वो है आपका पित्त के ऊपर। तो इसमें भी आपको वांगभट का जो कोटेशन है एज इट इज लर्न होना चाहिए कि पित्तम स स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्तरण स द्रव्यम। ठीक है, तो ये आपके क्या है पित्त के जो गुण है वो आपको ध्यान में हो गए कि पित्तम स स्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्तरण सर द्रव्यम। तो उसमें क्या है अम्ल और कटु जो है वो किसने माने हैं, तो चरक ने माने हैं, जबकि लघु और विस्त्र ये क्या है वांगभट जी के हैं। तो अम्ल और कटु ये जो चरक जो मानते हैं उसका स्थान पे आपका जो है लघु और विस्त्र जो है वांगभट ने माने हैं, बाकी सब क्या है आपका सिमिलर है। तो ये जो है थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, बाकी सब आपका वांगभट का जो कोटेशन है वो आपको क्या है मेनली ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट पेज के ऊपर। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपका बताया गया है जो कफ का कोटेशन है वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका जो है वांगभट का कोटेशन है, क्या बोला गया है, स्निग्ध शीत गुरु मंद संलक्षण मृत स्नेह स्थिर कफा। ठीक है, ये आपका बोला है। तो उन्होंने क्या है आपका मृदु और मधुर ये जो है आचार्य चरक जो है वो एक्स्ट्रा मानते हैं, जबकि जो आचार्य वांगभट है उन्होंने क्या है मंद और मृत स्नेह। ठीक है, ये क्या है मेनली उन्होंने माने हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्या है ध्यान में रखना है कि जो वांगभट है उनका डिफरेंस क्या है, चरक से उन्होंने क्या डिफरेंस माने हैं, और कोटेशन आप लोगों को गुणों के फॉर्म में वो आपको याद रखना है, क्योंकि क्रिया शरीर का जो क्वेश्चन है ये क्या है मेनली उन्होंने माने हैं। तो ये चीज आप लोगों को क्या है ध्यान में रखना है कि जो वांगभट है उनका डिफरेंस क्या है, चरक से उन्होंने क्या डिफरेंस माने हैं, और कोटेशन आप लोगों को गुणों के फॉर्म में वो आपको याद रखना है, क्योंकि क्रिया शरीर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके अराइज होते हैं। फिर नेक्स्ट पेज की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो छोटा सा चिकित्सा के लिए यहाँ पे बता रखा है कि विपरीत गुण जो है उनका अगर अपन प्रयोग करें तो अपन जो है चिकित्सा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका वही चीज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका लिखा है कि विपरीत गुण है देश मात्रा काल, मतलब देश मात्रा काल से विपरीत गुणों का प्रयोग किया जाए तो भेषज उन रोगों की चिकित्सा हम कर सकते हैं जो कि साध्य होते हैं। फिर लिखा गया है साधनम तु न असाध्या नाम, तो असाध्य जो रोग हैं उनकी चिकित्सा का उपदेश यहाँ पे नहीं है। तो कई बार जो है आपका ये पूछा जा सकता है कि साध्य रोगों की जो चिकित्सा है उसका उद्देश्य कहाँ पे किया गया है, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना है, जो चिकित्सा की जो परिभाषा है ठीक है वो यहाँ पे आपका दे रखी है, बट और 26वें अध्याय में भी दी गया है। ठीक है, जो आपका 26 जो चैप्टर है उसमें भी आपका जो है चिकित्सा का जो है आपका रेफरेंस दिया गया है और उसमें पर डिटेलिंग से परिभाषा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे उसका थोड़ा सा वर्णन बस किया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो क्लासेस होंगी ठीक है, अभी ऐसे ही होंगी क्लासेस अभी फिलहाल के लिए, तो जो चीज़ें हैं ठीक है उसका। तो यहाँ पे अपन लोगों ने पेपर जो सॉरी आपका जो सूत्र स्थान है ठीक है चरक के प्रथम अध्याय का जो फर्स्ट पार्ट है ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है इस वजह से इसको अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट को मैं यहाँ पे आज जो है फिनिश करता हूँ ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अपन जो है इससे जो ट्रिकी क्वेश्चंस जो बनते हैं ठीक है उसमें अपन जो है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लास हुआ है ठीक है वो आज सभी लोग आज पढ़ लेना ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं उसको, क्योंकि बाद में अपन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं से ही जो है क्वेश्चन आपके अराइज होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।